वेलकम टू ऑल आवर चैनल मुफ्त शिक्षा। मुफ्त शिक्षा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर आपको एजुकेशन ऑनलाइन प्राप्त हो रही है और ये एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका एक सिंगल रुपीस भी खर्च नहीं होगा। तो इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाएं और उन सभी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो अपना पढ़ाई का खर्चा उठाने में कहीं ना कहीं असमर्थ हैं और जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वह पढ़ाई की वजह से पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमने मुहिम शुरू की है कि कोई भी बच्चा, देश का कोई भी बच्चा पढ़ाई की वजह से पीछे ना रह जाए। तो आइए हमसे जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा से और अपनी शिक्षा को पूर्ण कीजिए। जैसा कि मैं आपको 11th क्लास की स्टैटिस्टिक की प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर पढ़ा रहा था, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम उस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिस प्रैक्टिस के थ्रू आपके कुछ जो स्मॉल टॉपिक होंगे जो चैप्टर में कवर नहीं होंगे वो भी कवर हो जाएंगे और कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके रिवाइज हो जाएंगे और इनमें एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट आते हैं तो आप क्या करें कि जो हमारी पिछली वीडियो है जिसमें कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाया गया है, 3 पार्ट हैं उन वीडियो के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए जाएंगे। तो आप उन तीनों पार्टों को पहले देख लीजिए, फिर आपके कोई भी जो लिंक, आपके जो कोई भी डाउट आ रहे हैं उनको क्लियर उन कॉन्सेप्चुअल वीडियो से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रैक्टिस वीडियो, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। और पहला क्वेश्चन करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये जो क्यूआर कोड है वो हमारे चैनल का क्यूआर कोड है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड को किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन, वेदर फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे और एनी स्कैनिंग एप्लीकेशन से स्कैन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को और डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में कई लोगों को डर भी लगता है कि कोई लिंक ओपन करने उनके साथ फ्रॉड होना हो जाए, तो हमने क्यूआर भी प्रोवाइड किया हुआ है। आप हमारे क्यूआर को भी शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन ऐसे बच्चों के साथ शेयर करिए जो कि शिक्षा का खर्चा उठाने में असमर्थ है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड। डेटा को अगर टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी टेबुलेशन। तो अब हम आपको यहाँ पे देंगे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए टाइमर। जैसा कि हमेशा आपको टाइमर दिया जाता है, 25 सेकेंड का टाइमर लीजिए, बताइए। देखिए करेक्ट आंसर देखते हैं। जब किसी भी डेटा को टेबल की फॉर्म में अगर प्रेजेंट किया जाता है तो वो कहलाता है आपका टेबुलेशन। क्या कहलाता है? टेबुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसीज आर कॉन्टिन्यूसली एडेड करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज। बोल रहा है कि ऐसी सीरीज जिसमें हर फ्रीक्वेंसी को उसके क्लास इंटरवल के साथ, जैसे जैसे कंटिन्यू क्लास इंटरवल बढ़ता है ऐसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और उनको ऐड करते चले जाते हैं। तो ऐसे सीरीज को क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, डेविएशन बोलेंगे या फिर मिड वैल्यू। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन के लिए भी आपको टाइम दिया था, इस क्वेश्चन के लिए भी आपको टाइम देंगे। बताइए आंसर। तो देखिए करेक्ट आंसर जो इसका, कि जब हम सीरीज को जैसे जैसे इंटरवल बढ़ता है 0 से 10 है, यहाँ 4 है, 10 से 20 है, यहाँ 3 है,
22 30 है, यहाँ 2 है। तो जैसे जैसे इंटरवल बढ़ रहा है ऐसे ऐसे ही फ्रीक्वेंसी होती है उनकी, तो उनको यार ऐड करते हैं। जैसे ऊपर का तो 4 ही रहेगा, अब इसमें ये ऐड हुआ 7, अब इसमें ये ऊपर के दोनों को ऐड होंगी तो कितनी हो जाएगी 7 to 9। तो इसे ऐड करेंगे तो कौन सी सीरीज बनेगी, इस सीरीज को बोलते हैं आपका शॉर्ट में CF, जिसको फुल फॉर्म में बोला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टब ऑफ अ टेबल इज द, स्टब जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है टेबल के अंदर, राइट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम्स, या लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम्स, राइट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रॉ, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रॉज। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बताओ आंसर। देखो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आपका, सब जो शो करता है वो करता है लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग रो। ठीक है, यहाँ लेफ्ट जो आपके ऐसे करके कॉलम बने होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट साइड हो गया लेफ्ट, तो यहाँ पे जो लिखी होती है ना रॉ के लिए है आपके हेडिंग, तो स्टब उसको दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेदर क्लासिफिकेशन इज डन फर्स्ट और टेबुलेशन। बोला पहले क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, वेदर क्लासिफिकेशन इज डन फर्स्ट और टेबुलेशन। क्या करना होता है उसके लिए, क्लासिफिकेशन फॉलोज टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन प्रोसीड्स टेबुलेशन, बोथ आर डन साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों एक साथ किया जाता है, या नन नो क्राइटेरियन, यानी कि कोई क्राइटेरिया नहीं होता। बताओ आंसर। दो आंसर। देखो राइट आंसर, जो राइट आंसर है वेदर क्लासिफिकेशन इज डन फर्स्ट और टेबुलेशन, यानी कि पहले क्लासिफिकेशन किया जाता है या फिर टेबुलेशन। तो पहले क्या किया जाता है आपका, पहले किया जाता है आपका क्लासिफिकेशन, है ना, उसके बाद किया जाता है टेबुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अ टेबल। क्लासिफिकेशन करते हैं टेबल में तो किस बेसिस पे करते हैं, पर्पस के बेसिस पे, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, ओरिजिनलिटी के बेसिस पे, या ऑल ऑफ दीज। बताओ राइट आंसर। देखो राइट आंसर, राइट आंसर है कि जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें पर्पस के बेस पे भी किया जाता है, कंस्ट्रक्शन के बेस पे भी, पर्सनैलिटी के बेसिस पे भी। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन डेटा किस बेस पे क्लासिफाइड किया जाता है, लोकेशन के बेस पे, टाइम के बेस पे, ओरिजिनलिटी के बेस पे, या पर्पस के बेस पे। लीजिए 25 सेकंड का टाइमर, दीजिए आंसर।
देखो करेक्ट आंसर, जो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सब डिवाइडेड बार डायग्राम इज यूज टू, बोला सब डिवाइडेड जो बार डायग्राम होते हैं किस लिए यूज होते हैं? स्टडी रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, कंपेयर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल, ईदर ए और बी, बोथ ए एंड बी। बताओ, ये लो टाइमर। देखो राइट आंसर है आपका कि जब सब डिवाइड किया जाता है बार डायग्राम को तो किस लिए किया जाता है? स्टडी भी करते हैं रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट, और कंपेयर करने के लिए भी करते हैं, तो इसका मतलब दोनों चाहिए आपको, बोथ ए एंड बी। In tabulation, source of the data, if any, is shown in the, बोला है टेबुलेशन के अंदर सोर्स ऑफ डेटा होता है, कैसे शो किया जाता है? सोर्स नोट में, बॉडी में, स्टब में, या फिर कैप्शन में? बताओ, जो सोर्स जो होता है वो कहाँ पे शो करते हैं? देखो, उसका राइट आंसर है, जो सोर्स शो किया जाता है वो शो किया जाता है सोर्स नोट में। ठीक है, कि ये क्या, कौन कहाँ से डेटा लिया, तो सोर्स नोट एक लिखा जाता है टेबल में नीचे, आपको याद हो तो। सीरीज ऑफ स्टैटिकल डेटा विद वन वेरिएबल ओनली इज कॉल्ड, सीरीज अगर वन वेरिएबल की है तो क्या कहलाएगी? नन, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, या इंडिविजुअल सीरीज? बताओ। बताइए। देखो राइट आंसर, जब आपके वेरिएबल वन हो तो वो होगी आपकी इंडिविजुअल सीरीज, एक ही वेरिएबल है ना। नेक्स्ट देखो, द कॉलम हेडिंग ऑफ अ टेबल आर नोन एज, कॉलम की हेडिंग को क्या कहलाती है? स्टब्स, स्टब टाइटल, स्टब सब टाइटल, रेफरेंस नोट, या कैप्शन? बताओ आंसर। देखो राइट आंसर है इसका, जो कॉलम की हेडिंग होती है वो कहलाती है आपकी कैप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टेबल इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, टेबल किसके कॉन्सिक्वेंस होता है? क्लासिफिकेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का, प्रेजेंटेशन का, या फिर टेबुलेशन का? बताओ। आप ये वीडियो किस स्टेट से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें।
देखो, टेबल इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेबुलेशन, टेबल किसका कॉन्सिक्वेंस है? टेबुलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू जियोमेट्रिक फॉर्म ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, बोला इनमें से कौन जियोमेट्रिक फॉर्म है किसका? डेटा प्रेजेंटेशन का। बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम और बोथ ए एंड सी, यानी कि बार डायग्राम और पाई डायग्राम। किसका बताना है? जियोमेट्रिक का। ठीक है, टाइमर ले लो। ये मैंने आपको सारे अलग अलग पढ़ाए थे जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो में, सारे अलग अलग बताए कौन जियोमेट्रिक का है, कौन टेबुलेशन का है। ठीक है, देखो करेक्ट आंसर है बार डायग्राम, और आपका बार डायग्राम और पाई डायग्राम दोनों ही क्या है? जियोमेट्रिक के प्रेजेंटेशन फॉर्म है प्रेजेंटेशन की। तो किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द अदर नेम ऑफ पाई डायग्राम इज, पाई डायग्राम का अदर नेम क्या है? मैंने जब पढ़ाया था पाई डायग्राम आपको वीडियो में, तो बताए भी थे कि इसके अलग अलग नाम है। पहला सर्कुलर डायग्राम, दूसरा बार डायग्राम, तीसरा हिस्टोग्राम, चौथा पॉलीगन। बताओ कौन सा सही है? देखो करेक्ट आंसर, जो पाई डायग्राम होता है उसका दूसरा नाम है सर्कुलर डायग्राम। और पिज्जा डायग्राम भी बताया था, पिज्जा भी वर्ड यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहले स्टेटमेंट, बार्स में बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, breadth of the bars remains the same, all bars are based on some common baseline, all of these बोला या फिर सारे ही सही है? बताओ ऑप्शन में से। देखो करेक्ट आंसर कि ये तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो इसका मतलब हमें ऑप्शन डी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन इज, अट्रैक्टिव मेथड बताओ डेटा का सबसे। डायग्रामेटिक, टेक्सचुअल, टेबुलर, इधर ए ऑन एंड इधर ए और बी। आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, टाइमर इसलिए लगा जाता है कि आप खुद से चेक कर सको। तो आप जरूर कैलकुलेट क्या करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं, उनको कमेंट में जरूर बताया करें। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखो करेक्ट आंसर का करेक्ट आंसर है आपका कि अट्रैक्टिव मेथड जो है प्रेजेंटेशन का वो है सबसे डायग्रामेटिक। डायग्राम बनाओ तो आसानी से समझ में आता है। द क्लास
मिड पॉइंट इज इक्वल टू, क्लास मिड पॉइंट इज इक्वल होता है द रेशियो ऑफ द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट, द एवरेज ऑफ द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट, द प्रोडक्ट ऑफ अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट, नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बताओ फटाफट से आंसर। देखो तो करेक्ट आंसर है द क्लास मिड पॉइंट ऑफ इक्वल टू द एवरेज ऑफ द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट, यानी अपर क्लास लिमिट दोनों प्लस करेंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे एवरेज बन जाएगा। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मिड पॉइंट एवरेज होता है अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइटल्स ऑफ द रॉज ऑफ द टेबल। रॉज के टाइटल क्या इनमें से, टाइटल, स्टब, कैप्शन या नन ऑफ दीज। बताओ ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ। और अब भी नहीं समझ में आ रहे हैं अगर कॉन्सेप्ट, तो आप पहले जाके कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखें। कॉन्सेप्चुअल वीडियो को आपको आसानी से समझाने के लिए 3 पार्ट में बनाया गया है। देखो करेक्ट आंसर का करेक्ट आंसर है आपका स्टब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइटल्स ऑफ द रॉज, स्टब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इन अ बार डायग्राम द बार्स आर, बार डायग्राम के अंदर बार्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, वर्टिकल होते हैं, इधर ए और बी यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों, या फिर नन ऑफ अबव। बताओ आंसर। दीजिए आंसर। देखो करेक्ट आंसर, जो डायग्राम में बार होते हैं वो या तो वर्टिकल होते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल, तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देखो। फॉर टेबुलेशन कैप्शन इज, टेबुलेशन के लिए कैप्शन क्या होती है, द लोअर पार्ट ऑफ द टेबल, द मेन पार्ट ऑफ द टेबल, द अपर पार्ट ऑफ द टेबल, द अपर पार्ट ऑफ अ टेबल दैट डिस्क्राइबिंग द कॉलम एंड स्टब एंड सब कॉलम। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ लगा देते हैं टाइमर। बताओ आंसर। देखो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, द अपर पार्ट ऑफ अ टेबल दैट डिस्क्राइबिंग द कॉलम एंड सब कॉलम, जो कैप्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा रिलेटिंग टू द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम बाय फैमिली। बोला है, कौन सा डायग्राम सबसे बढ़िया रहेगा आपको ये शो करने के लिए कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है फैमिली का। बोला हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर लाइन ग्राफ। बताओ कौन सा सही रहेगा। अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग बताना है, तो टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम सही रहेगा। मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बताया है कि कौन सा डायग्राम टाइम के अकॉर्डिंग बनता है।
देखो करेक्ट आंसर है आपका द मोस्ट appropriate diagram to represent the data relating to the monthly expenditure on different item। अच्छा, अलग अलग आइटम पे दिखाना है बाय अ फैमिली, तो आप क्या कर सकते हो, पाई डायग्राम से भी दिखा सकते हो। पाई डायग्राम में क्या होगा, आराम से ऐसे पाई डायग्राम ऐसे बनाओगे सर्कल, ये बता दोगे कि आपका ग्रॉसरी पे खर्च हुआ, स्कूल फीस पे खर्च हुआ, एंटरटेनमेंट पे खर्च हुआ, सेविंग में चला गया, तो आराम से दिख जाएगा ना कितना कितना परसेंट खर्च हुआ, है ना। नेक्स्ट देखो, डिटेल्स आर शोन बाय, डिटेल्स आर शोन बाय, डिटेल किसके थ्रू दिखती हैं, चार्ट के थ्रू, टेबुलर प्रेजेंटेशन के थ्रू, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज, बताओ। देखो करेक्ट आंसर है आपका डिटेल्स आर शोन बाय टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, टेबुलर प्रेजेंटेशन से डिटेल्स शो की जाती है। Dash of the data refers to the arrangement of figures in such a form that comparison of a mass of similar data may be facilitated and further analyzed। बोला क्या है, dash of the data refers to the arrangement of figures, अरेंजमेंट कर रहे हैं फिगर्स का, कैसे, सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन, ऐसे कि जो कंपैरिजन कर सकें द मास ऑफ सिमिलर डेटा, जो जो डेटा सिमिलर हो उनका कंपैरिजन कर सकें। तो क्या करेंगे इसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, या फिर एनालाइज, क्या करेंगे बताओ डेटा का। तो आंसर देखो करेक्ट आंसर, तो कंपैरिजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा, इनमें से तीन हैं एक नहीं है, याद रखना कि इनमें से बोल रहा है कि इसमें विच इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा, टेबुलेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, स्टैटिकल एनालाइज, या नन ऑफ दीज, बताओ। दो आंसर, देखो करेक्ट आंसर है आपका टेबुलेशन, तो डेटा प्रेजेंटेशन का ही है, डायग्राम में डेटा प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन में यूज होता है, बट आपका स्टैटिकल एनालाइज डेटा प्रेजेंटेशन में यूज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल, इसमें से कौन सा टेबल के क्लासिफिकेशन के लिए बेस नहीं है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू स्पेस, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, बताओ आंसर।
देखो करेक्ट आंसर, का करेक्ट आंसर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नॉट बोला तो अकॉर्डिंग टू साइज कोई बेस नहीं होता किसको क्लासिफिकेशन करने का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिकल मेथड ऑफ अ प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा ग्राफिकल मेथड नहीं है? बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ध्यान रखना ग्राफिकल नहीं है इसमें, ये बोला है। लीजिए आंसर। देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका बार डायग्राम, ठीक है। क्योंकि बाकी सबके लिए आपको ग्राफ की जरूरत पड़े, ग्राफिकल मेथड ही होते हैं बाकी सारे। पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब क्या ग्राफिकल मेथड। ये क्या आपका बार डायग्राम, क्या नहीं है ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ टेबुलेशन। इनमें से कौन लिमिटेशन नहीं है टेबुलेशन की? इट इज नॉट suitable for large data set, it is not suitable for comparing data sets, it is not suitable for presenting data in clear and attractive manner, and last one none of these। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन। इनमें से कोई भी लिमिट है ही नहीं किसकी, टेबुलेशन की, तो ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। किसकी बतानी है अब, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बतानी है। बोला इट इज नॉट सुटेबल फॉर प्रेजेंटिंग लार्ज डेटा सेट, इट इज नॉट सुटेबल फॉर कंपेयरिंग डेटा सेट, it is not suitable for presenting data in clear and attractive manner, and it is not suitable for showing the relationship between different variable। बताओ आंसर। ये पहले वाला क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहले में पूछा था टेबुलेशन के, और अब पूछे हैं किसके, डायग्राम के लिमिटेशन। बताओ। देखो इसका करेक्ट आंसर, which of the following is not a limitation, it is not suitable for presenting data in clear and attractive manner। तो ये लिमिटेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ रॉज इन अ टेबल इज नोन एज। जो नंबर होते हैं टेबल में वो क्या कैसे जाने जाते हैं, विद, लेंथ, बॉडी या कॉलम। द नंबर ऑफ रॉज इन अ टेबल इज नोन एज। आंसर। देखो द नंबर ऑफ रॉज इन अ टेबल इज नोन एज द
देखो जितने रो हैं उसी के हिसाब से जाने जाते हैं आपके कॉलम भी, है ना। तो यहाँ लिखा है आपका कॉलम, द नंबर्स ऑफ रॉज इन द टेबल इज नोन एज कॉलम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ द कॉलम इन अ टेबल इज नोन एज, अब बताओ इसका उल्टा, विथ, लेंथ, बॉडी और रोज, बताओ। इसका द नंबर ऑफ कॉलम इन द टेबल इज नोन एज विथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द टाइटल ऑफ अ टेबल इज प्लेस्ड, टाइटल ऑफ टेबल कहाँ प्लेस किया जाता है, अबव द टेबल, बिलो द टेबल, इन द मिडल ऑफ द टेबल, या फिर नन ऑफ दीज, बताओ। ये लो टाइमर, बताओ। देखो इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है द टाइटल ऑफ द टेबल इज प्लेस्ड अबव द टेबल। ऐसे होता है ना, ये टेबल बनाते हैं तो यहाँ लिखा जाता है टाइटल, तो वो क्या रहा है, टेबल से ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द हेडिंग्स ऑफ द रॉज एंड कॉलम्स ऑफ अ टेबल आर कॉल्ड, हेडिंग रॉज की और कॉलम्स की क्या कहलाती हैं, कैप्शंस, लेबल्स, सबटाइटल्स, या नन ऑफ दीज, बताओ। बताओ आंसर। देखो करेक्ट आंसर, जो आपकी हेडिंग होती है रॉस के कॉलम की, वो कहलाती हैं लेबल्स। क्या कहलाती हैं, लेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द डेटा इन अ टेबल इज अरेंज्ड इन डैश ऑर्डर, जो डेटा होता है वो किस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, सीक्वेंशियल, अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, या नन ऑफ दीज, बताओ। दो आंसर, देखो करेक्ट, द डेटा होता है, द डेटा इज इन अ टेबल इज अरेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर, को कैसे किया जाता है, न्यूमेरिकल अरेंज किया जाता है। ठीक है, the most appropriate diagram to represent the data relating to the monthly expenditure of on different item by a family, हिस्टोग्राम। बोला है कि मंथली एक्सपेंडिचर को आपको शो करना है, किस डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हो, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या फिर लाइन ग्राफ, बताओ।
देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका पाई डायग्राम। पाई डायग्राम के थ्रू इजीली हम दिखा सकते हैं हमारे जो टोटल इनकम है उसका कितना परसेंट सर्कल के अंदर दिखाने, कितना परसेंट आपका किस किस आइटम पे खर्च हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डैश ऑफ द डेटा refers to the arrangement of figures in such a form that comparison of mass of similar data may be facilitated and further analyze may be possible। मतलब डेटा को कैसे क्या किया जाए, डेटा के साथ अरेंज किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, कलेक्शन किया जाए, इंटरप्रिटेशन किया जाए, एनालाइज किया जाए, किसके लिए, जिसके हम उसका कंपैरिजन कर सकें और फैसिलिटेट कर सकें फर्दर एनालाइज। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बताओ आंसर। देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका कंपैरिजन या एनालाइज करना पॉसिबल है, वो आपको उसके लिए सबसे पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करना होगा तभी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द अदर नेम ऑफ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम का अदर नेम क्या है, सर्कुलर डायग्राम, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम और पॉलीगन, क्या है बताओ। दो आंसर। कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीटेड हैं, वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए रिपीट हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रखें, एग्जाम में आने के भी चांसेस हैं। देखो पार डायग्राम का जो दूसरा नाम है वो है सर्कुलर डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू जियोमेट्रिक फॉर्म ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। कौन जियोमेट्रिक फॉर्म को, कौन से ये जो डायग्राम है से जियोमेट्रिक फॉर्म के अंडर आते हैं, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम या बोथ ए एंड सी, बताओ। देखो करेक्ट आंसर है आपका बोथ ए एंड सी, यानी कि पाई डायग्राम और पाई डायग्राम दोनों किसके अंदर आएंगे, जियोमेट्रिक फॉर्म के अंदर। द कॉलम हेडिंग ऑफ अ टेबल आर नोन एज, कॉलम हेडिंग जो टेबल को क्या कहलाते हैं, स्टब, सब टाइटल, रेफरेंस नोट्स या फिर कैप्शन। देखो करेक्ट आंसर है आपका कॉलम, द कॉलम हेडिंग ऑफ अ टेबल नोन एज कैप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा विद वन वेरिएबल ओनली ओनली इज कॉल्ड। अगर वन वेरिएबल का डेटा है स्टैटिकली तो सीरीज में तो क्या कहलाएगी, नन, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस या इंडिविजुअल सीरीज। एक ही वेरिएबल का डेटा तो कैसे सीरीज कहलाएगी बताओ, सिंगल वेरिएबल का डेटा गिवन है।
देखो इसका करेक्ट आंसर आपका जो सीरीज जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल का डेटा दिखाया गया हो वो ऐसा कहलाता है आपका इंडिविजुअल। कैसे क्या कहलाता है? इंडिविजुअल। कहाँ इंडिविजुअल हीरो? ठीक है, नेक्स्ट देखो। इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ द डेटा इफ एनी इज शोन इन द, अगर टेबल बना रहे हैं उसके अंदर जो सोर्स है डेटा का, जहाँ से डेटा लिया गया तो उसको कहाँ शो करेंगे? सोर्स नोट में, बॉडी में, स्टब में या कैप्शन में? बताओ। ये कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट किए जा रहे हैं। इन क्वेश्चन पे फोकस करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इससे पता लगेगा आप वीडियो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि नहीं। सीरियल नंबर ही कमेंट करके बता सकते हैं आप कि कौन कौन सा रिपीटेड है। देखो इसका आंसर है आपका जो सोर्स ऑफ डेटा होता है वो टेबल में शो किया जाता है सोर्स नोट के अंदर, जो कि जैसे टेबल बनती है तो यहाँ नीचे गिवन होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अ टेबल? जब किसी भी टेबल का क्लासिफिकेशन करते हैं किस बेसिस पे कर सकते हैं? पर्पस पे, कंस्ट्रक्शन पे, ओरिजिनलिटी पे, या ऑल ऑफ दीज? देखो इसका करेक्ट आंसर आपका, इनमें से ये सारे ही बेसिस सही हैं किसी भी टेबल के क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसीज आर कॉन्टिन्यूसली एडेड करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज? ऐसी सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल की हर फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे के साथ ऐड किया जाता है, कैसी सीरीज कहलाती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, फ्रीक्वेंसी सीरीज, डेविएशन, या फिर मिड वैल्यू? बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। देखिए इसका राइट आंसर, का राइट आंसर है जो हम फ्रिक्वेंसीज को ऐड करते हुए आते हैं तो वो कहलाती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। इफ यू आर डूइंग स्टडी विद आवर चैनल so surely you will get doubt. If you get any doubt, take a pen and paper and start writing your all the doubt, because you will forget some doubt if you are not writing this thing on a paper. And if you have doubt, you can go to our website www.muft.shiksha, whereas you will get a column ask my question column where you can ask your doubts and our expert will give answer, and other children those are doing study with our website and channel, they will also give your uh, answer for your doubt. And what we are doing, we are providing 100% free of education to you. We will not charge any single penny from all of you, and we are trying to provide you 100%, 100 plus subject. That subject can be academic and non-academic. Recently we have launched one traffic rules subject. So we are not only focusing on your academic, we are focusing your overall growth. So be there, and we are not just completing your syllabus, we are providing you exam preparation too. As you have seen, after every chapter we record a video of preparation, like in MCQ questions we providing you preparation videos. So be there with us, we will support you
till the exam. And if you want to join us in any other social media platform, so we are on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram, LinkedIn, and we also now on WhatsApp. You can add us with your social media platform. You can search our name muftdot.shikshah, muft dot shiksha. It is our domain name. You can search us from any social media. And thanks for watching my videos. Learn with Rinku Shakya. Be happy, spread happiness around us, around yourself. मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या बना रहूँगा आपके साथ आपके एग्ज़ाम तक। टिल देन टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चारों तरफ खुशियाँ फैलाते रहिए।